हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं लॉ ऑफ टॉट की। तो इस बार मैं लाइव क्लासेस थोड़ा सा नहीं ले पाया था, मैं कहीं पर्सनल काम से थोड़ा बिजी था, कुछ मेरी ट्यूशन्स भी थी, उस वजह से काफ़ी मैं बिज़ी था इस वीक। तो इस वीक मैं आपकी कोई ऑनलाइन क्लास ले नहीं पाया। लेकिन मैंने जो ऑनलाइन क्लास के लिए नोट्स तैयार किए थे, आपके लॉ ऑफ टॉट्स के जो सेकंड टॉपिक हमें कवर करना था, उसका वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। अगली लाइव क्लास में मैं इसको डिस्कस भी कर दूँगा आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं सब और देखते हैं हमारा लॉ ऑफ टॉट्स को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट 1 जो हमारी चल रही थी, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार दे दिए थे, 7 शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछली बार मैंने आपको दिए थे, उनको ज़रूर कर लेना। तो आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेटर ऑफ दिल्ली एजुकेशनल चैनल में। मेरा नाम मुकेश किरार है। आइए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर लॉ ऑफ टॉट्स की हम क्लास ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की क्लास है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का हम सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, BA LLB का सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, वो लॉ ऑफ टॉट है। तो इसमें हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हु कैन स्यू, हु कैन नॉट स्यू, हु कैन नॉट बी स्यूड। कौन केस कर सकता है, कौन केस नहीं कर सकता और कौन केस करने लायक नहीं है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक ही क्वेश्चन में नॉर्मली आते हैं। तो इनको आपको इस तरह से कर लेना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा हु कैन स्यू, तो हु कैन स्यू देखते हैं। द जनरल रूल अंडर द लॉ ऑफ द टॉट इज़ दैट ऑल पर्सन आर एंटाइल्ड टू स्यू। लॉ ऑफ टॉट ये कहता है कि सभी लोग जो हैं वो केस करने के लिए लायबल हैं एंड आर लायबल टू बी श्यूड, बट Salmond is an opinion that this rule is subject to certain exceptions which may be considered under the two heads। सबके सब जो हैं वो टॉट के अंदर केस करने के लायबल, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस भी हैं जहाँ पे कुछ लोगों को टॉट के अंदर केस करने की इजाज़त नहीं है। तो उसके लिए एक्सेप्शंस बताइए सालमोंड ने 2। हु कैन नॉट स्यू, कौन केस नहीं कर सकते, हु कैन नॉट बी स्यूड, और किन के ऊपर केस नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग बातें हैं, कौन केस नहीं कर सकते और किन के ऊपर केस नहीं हो सकता। हु कैन नॉट बी स्यू पहले हम लोग कर रहे हैं, सॉरी, हु कैन नॉट स्यू, कौन केस नहीं कर सकता। एलाइन एनिमी, एन एलाइन एनिमी मीन्स एनी पर्सन ऑफ एनिमी nationality or the person residing in the enemy's territory, but an alien enemy can sue by obtaining the permission of the central government under the section 83 ICPC। हमारे दुश्मन देश का जो एनिमी है, वो जो दुश्मन देश का हमारा एनिमी है, वहाँ के लोग हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते। और वो केस नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो दुश्मन देश है और उनका हमारे साथ कोई भी संबंध लीगली नहीं है। तो इसलिए एलाइन एनिमी को ये आज्ञा नहीं है, ये परमिशन नहीं है कि वो केस कर सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले ले तो वो केस कर सकता है। ये लिखा हुआ है सेक्शन 83 CPC के अंदर। दूसरा है कॉन्विक्ट, गुनहगार, जो ऑलरेडी दोषी या गुनहगार घोषित किया जा सकता हो। A convict is a person against whom a judgment of death or penal servitude has been pronounced. In India, under 1921, certain offences entitled to forfeiture of the property in the 3 cases contained in the section 126, 127 and 169 of IPC। कोई भी गुनहगार जिसको इंडियन पीनल कोड IPC के सेक्शन 126, 127 और 169 के अंदर कोई भी सज़ा हो चुकी है, तो ऐसे लोग किसी के ऊपर भी टॉट का केस करने के लिए लायबल नहीं है। यानी कि जो पहले से ही दोषी है, जिसको इंडियन पीनल कोड IPC ने दोषी करार दे चुका है, तो ऐसे लोगों को किसी और को दोषी बनाने का अधिकार नहीं है। A convict in India may sue for the tort both in the person and the property। ना तो वो खुद ना उसकी प्रॉपर्टी इसके लिए लायबल हो सकती है। Bankrupts, a bankrupt is under a disability to sue for wrong in respect of his property because in bankruptcy all his property waste in the trustee, but in the case of the personal wrong, for example assault, defamation, seductions of servant, the right of sue is not taken away। तो कुछ लोग जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, यानी कि दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या अंडर द स्पेशल एक्ट के अंदर बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं होता, तो ऐसे लोग भी, ऐसे लोगों के ऊपर, बैंकरप्ट लोगों के ऊपर कोई भी टॉट का केस नहीं बनता। हस्बैंड एंड वाइफ, अ वाइफ कुड नॉट स्यू हर हस्बैंड फॉर अ टॉट। एक वाइफ अपने हस्बैंड को और हस्बैंड अपनी वाइफ को टॉट के केस के अंदर केस नहीं कर सकता।
टॉट एक्ट के अंदर केस नहीं कर सकता। शी इज़ वाइफ अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ डेट हस्बैंड एंड द वाइफ इन द आई ऑफ द लॉ आर द वन पर्सन, क्योंकि कानून की नज़र में हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही हैं। इन इंडिया द नेशन ऑफ द लीगल आइडेंटिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट अप्लाई एंड देयर फॉर द एक्शन इन द टॉट बाय वन अगेंस्ट द अदर इज़ मेंटेनेबल। लेकिन इंडिया के अंदर इसका अपवाद है। इंडिया के अंदर हस्बैंड वाइफ को एक ना मानते हुए तो डिफरेंट पर्सनैलिटी माना गया है, इसलिए अगर उनके खिलाफ भी कोई टॉट का केस बनता है तो वो एक दूसरे के खिलाफ टॉट का केस कर सकते हैं इंडिया के सिनेरियो में। अब है इन्फेंट। इन्फेंट होता है नवजात बच्चा, छोटा बच्चा। एन इन्फेंट कैन sue for any tort done to him subject to procedural rule that he must by his next friend or guardian, but he cannot maintain an action for injuries sustained him. He was in the mother's wombs, for example, in Walker Ferry's Great Northern Railway and come. तो जो इन्फेंट होता है वो भी किसी के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं कर सकता। ये पैराग्राफ की थोड़ी सी जो गलतियां हो गई हैं, इसके अंदर काफ़ी गलतियां इन्फेंट वाले पैराग्राफ में गूगल ने ऑटो करेक्ट करके इनमें बहुत सारी गलतियां कर दी, तो मैं इस पैराग्राफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा से लिख दूंगा, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको एक बार समझाया तो इन्फेंट जो होता है एक नवजात बच्चा जो है उसके ख़िलाफ़ कोई भी टॉर्ट का केस नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन्फेंट है, उसको पता ही नहीं है कि सिस्टम में क्या चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं हो सकता। इसका जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो एक केस है वॉकर वर्सेस ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे। ये केस आया था बिफोर द फ्रीडम, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है इसका। अगला है कॉरपोरेशन। अ कॉरपोरेशन कैन नॉट मेंटेन एन एक्शन फॉर द पर्सनल रॉन्ग्स बिकॉज बाय इट्स नेचर सच इंजरीज कैन नॉट बी fluctuated on a corporation, but a corporation can sue for a libel affecting its property or business. Thus, our ordinarily a corporation may sue for any tort in same way and as an individual. तो कॉरपोरेशन को एक इंडिविजुअल की तरह पूरा अधिकार है टॉर्ट के केसेस करने का, और कॉरपोरेशन के ऊपर भी टॉर्ट के केसेस हो सकते हैं। फॉरेन स्टेट As regard the foreign state under the section 84 CPC of the foreign state may sue in any court in India provided that such state has recognized by the central government. अगर कोई भी फॉरेन स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखी है उसके अगेंस्ट कोई टॉर्ट का केस बनता है तो वो इंडियन कोर्ट में किया जा सकता है। हु कैन नॉट बी श्यूड, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अगेंस्ट टॉर्ट का केस नहीं हो सकता, तो ऐसे कौन से लोग हैं। पहला है सोवेरियन और द क्राउन, यानी कि राजा या राजा का परिवार, या मतलब आजकल जो राजा हुआ है वो तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए हैं, यही राजा हैं, या हमारे सीएम हो गए, इनके खिलाफ टॉर्ट का केस नहीं हो सकता। एन एक्शन फॉर अ पर्सनल रॉन्ग विल नॉट लाई अगेंस्ट द सोवेरियन ऑफ द किंग or the king can be now be no wrong if follows that the crown cannot be sued for tortious act of his servant agent acting in the course of their employment। यानी कि कोई भी नौकर या कोई भी अधिकारी जो अपने राजा के लिए क्राउन के लिए काम कर रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई टॉर्टिशियस एक्टिविटी होती है तो उसको राजा का आदेश माना जाएगा, उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं हो सकता। अंडर आर्टिकल 361 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है द प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट। इनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई केस नहीं चल सकता। किनके खिलाफ, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक गवर्नर ऑफ द स्टेट और एक राज प्रमुख। राज प्रमुख अब नहीं होते हैं, अब गवर्नर ऑफ द स्टेट ही होते हैं। फॉरेन सोवेरियन कैन नॉट बी श्यू अनलेस दे देमसेल्फ सबमिट टू द जुडिक्शंस ऑफ द लोकल कोर्ट एंड वेव द प्रिविलेज। कोई भी फॉरेन सोवेरियंस हैं, यानी कि एम्बेसडर हैं, विदेशी राजदूत हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं, या ऐसा कोई भी जैसे विदेश से कुछ लोग आए हैं इंडिया से कुछ बातचीत करने के लिए, तो उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा टॉर्ट का केस नहीं हो सकता। अगर उनके खिलाफ कोई टॉर्ट का केस करना है तो उसके लिए पहले स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी केस हो सकता है। तीसरा है एम्बेसडर। फॉरेन एम्बेसडर एंड देयर फैमिलीज एंड द सर्वेंट कैन नॉट बी इशूड अनलेस दे वेव देयर प्रिविलेज बाय सबमिटेड जुडिशन ऑफ द कोर्ट। एम्बेसडर के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं हो सकता। एम्बेसडर या एम्बेसडर की फैमिली या एम्बेसी में काम करने वाला कोई भी फॉरेन सिटीजन जो एम्बेसी में काम कर रहा है उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके खिलाफ केस करने के लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी होगी, तभी केस हो सकता है। एन एम्बेसडर कैन नॉट बी इश्यूड ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस।
एम्बेसडर को उसके ऑफिस के काल के अंदर कोई भी केस के लिए लायबल नहीं किया जा सकता, यानी कि जो विदेशी राजदूत है उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए। पब्लिक ऑफिशियल, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी मंत्रालय, कोई भी अधिकारी है या कोई भी मतलब कार्यालय मंत्रालय है या कोई अधिकारी है, उसका कोई ऑफिस है, नो एक्शन लाइज अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, तो उसके खिलाफ ऐसी कोई भी एक्टिविटी के लिए टॉर्टियस केस नहीं हो सकता, टॉर्ट का केस नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारा काम जो कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा, वो सारा काम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन यानी कि वो राज्य के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कर रहा है। बट पब्लिक ऑफिशियल आर लायबल इन द डैमेजेस फॉर द टॉर्टियस एक्ट, लेकिन पब्लिक ऑफिशियल को दोषी ठहराया जा सकता है पब्लिक डैमेजेस के लिए हिम डियर द प्राइवेट कैपेसिटी, जो उसकी प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर जो चीज़ आती है, यानी कि क्राउन ने जो आदेश दिया वो तो दिया, लेकिन उसने अपनी मर्जी से उसके अंदर कुछ एडिशन कर दिया, तो उसके अगेंस्ट केस हो सकता है। इन्फेंट, द जनरल रूल इज़ दैट द इन्फेंट पर्सन इज़ नो डिफरेंस or to an action or for the tort. Infant have been held liable for the assault, false imprisonment, libel, slander, seduction, trespass, wrong, full detention of the goods, fraud, embezzling money, and nuisance and the injury of their neighbors arising from the negligence, use and management in their property। यानी कोई भी केस नहीं बनता इन्फेंट के अगेंस्ट, क्योंकि इन्फेंट को आप किसी भी एक्ट के अंदर बांध नहीं सकते, क्योंकि इन्फेंट जो एक नवजात बच्चा है उसको किसी भी चीज़ के लिए दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। अब है ल्यूनेटिक एंड ड्रंकर, कोई भी व्यक्ति जो अल्कोहल के प्रभाव में, जिसने शराब पी रखी है या जिसको पागल घोषित किया गया या वो ऐसी कंडीशन में है जो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति को भी के खिलाफ कोई भी टॉर्ट का केस नहीं हो सकता। ऑर्डिनरली लुनेंसी इज़ नो आंसर टू एन एक्शन इन टॉर्ट, but a lunatic will not be liable for those torts in which some mental condition of mind forms an essential integrants। अब है corporations, a corporation cannot be sued unless the act done was within the scope of the agent employed by it। कॉरपोरेशन का कोई भी एजेंट जो अपॉइंट किया हुआ है किसी भी एक्टिविटी के लिए, उस एजेंट के अगेंस्ट कोई भी केस टॉर्ट का नहीं हो सकता अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है तो। द एक्ट डन वॉज विद इन द पर्पस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, कोई भी एक्ट जो वो करता है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए, उस एक्ट के अगेंस्ट कोई भी टॉर्ट का केस नहीं बनता। अब है ट्रेड यूनियन, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1906 1906 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया था, प्रोवाइडेड नो सूट कुड लाइट अगेंस्ट अ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन और उसके मेंबर्स के खिलाफ कोई भी टॉर्ट का केस नहीं बन सकता फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय देम ऑन बिहाफ ऑफ इट्स यूनियन, अगर वो यूनियन की मर्जी से कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो टॉर्ट में कवर्ड है। दिस रूल्स वॉज सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड, लेकिन इस रूल को 1927 में 1927 में मॉडिफाई कर दिया गया। और ट्रेड आर यूनियन वॉज हेल्ड लायबल फॉर प्रमोटिंग अ जनरल स्ट्राइक, और ट्रेड यूनियन को जनरल स्ट्राइक को प्रमोट करने के लिए दोषी ठहरा दिया गया। मैरिड वुमन, एट कॉमन लॉ a married woman could not be sued unless her husband was joined with her as defendant, but under the Married Women Act 1882, Married Women Property Act 1874, a married woman, Hindu, Mohammedan or Buddhist, may she be joined alone not liable for the tort of her alone। यानी कि मैरिड वुमेन के खिलाफ कोई भी अगर केस बनता है टॉर्टिशियस एक्टिविटी का, लाइबिलिटी का, तो उसके हस्बैंड को उसके साथ जोड़ा जाएगा, उसको अकेले उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हिंदू लॉ के अंदर या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये क्लियरली डिफाइंड है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की जॉइंट लाइबिलिटी होती है। इसी तरह से मोहम्मदन और बुद्धिस्ट लॉ में भी डिफाइन है। तो इसके साथ हमने आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। लॉ ऑफ टॉर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेगुलर एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लेना, बिल्कुल छोड़ने की कोशिश मत करना। ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अगर मेरे वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आए या कुछ आपको पूछना हो या कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डोंट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, क्योंकि ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो इतना समय आपने मेरे चैनल को दिया, मेरे वीडियो को जिन्होंने लास्ट तक सुना वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें, और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आप देख रहे हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर।